Welcome back students in your class 12th chapter 1 relation and function part 3rd। इससे पहले के वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि रिलेशन क्या था और रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया था, और उसके बाद हमने उसमें देखा था टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप कौन कौन से थे, वो थे हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन टू इटसेल्फ। सेकंड था हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मींस ए का बी से जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए, इट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। एंड द थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, इफ ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू सी देन ए इज रिलेट टू सी। ए का सी से वही रिलेशन होना चाहिए, दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। और किसी भी प्रॉब्लम में अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वहां एक नया नाम दिया गया था, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी शो होगा जब ये तीनों रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो, अदरवाइज नहीं होगा। और इस पर बेस्ड आपने प्रॉब्लम भी की थी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका इस समय, ये रिलेशन एंड फंक्शन। रीजन ये है कि 11th में आपने जो पढ़ा था वो सेट पढ़ा था, और उसके बाद उसमें रिलेशन भी चैप्टर था आपके में। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चैप्टर में सेट किस तरीके से रिलेशन के साथ कनेक्ट होता है, और रिलेशन के बाद आगे और कौन सा टॉपिक आने वाला है वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आपको जो भी कोई भी लेक्चर लेते हैं आपका, या आप कहीं पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ेंगे आगे, तो वहां कहीं भी ये नहीं बताते, सिर्फ रिलेशन बता दिया आपको, सेट क्या है ये बता दिया आपको, और उसके आगे कौन से आने वाले हैं वो बता दिया। लेकिन इन सभी में एक दूसरे से रिलेशन क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा। ओके, सबसे पहले आपने 11th में पढ़ा था सेट, और सेट के बाद आपने 11th में रिलेशन भी थोड़ा सा उसमें पार्ट था वो आपने पढ़ा था। और सेट में क्या था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। सेट दो था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, उसमें कोई भी एलिमेंट्स हम ले सकते थे, बस वेल डिफाइंड होने चाहिए। और रिलेशन में क्या था, दो सेट हमें लेने होते हैं। रिलेशन में हमें 2 सेट्स हमें लेने होते हैं, ए एंड बी या बी एंड सी या सी एंड डी एक्सेट्रा। सपोज दैट मैंने यहाँ पर सेट ए लिया है 1,2 और बी भी मैंने 1,2 ही लिया है, दोनों सेम लिए हैं, जरूरी नहीं है आप अलग अलग भी ले सकते हैं। अब रिलेशन में आपने जो चैप्टर में पढ़ा था 11th में, उसमें क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आप अच्छे से जानते हैं किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं, 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2। ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, और इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए क्रॉस बी जो निकल के आया था उसी को हमने किसका नाम दिया था, रिलेशन का नाम दिया था। उसी को हमने रिलेशन का नाम दिया था, या इसके जो सबसेट होते थे उसको हमने रिलेशन का नाम दिया था, कि एक नंबर दूसरे नंबर से किस तरीके से रिलेट है, 1 1 से कैसे रिलेट है, 1 2 से कैसे रिलेट है, ये आपको रिलेशन में देखने को मिला था। अब हमारा यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है फंक्शन। अब सेट से रिलेशन तो क्लियर हो गया, सेट से रिलेशन कब बना, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करा। सेट हमारा सिंगल था, हमने रिलेशन में क्या किया था, 2 सेट लिए थे, अलग अलग सेट लिए थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, फिर वहां से हमने रिलेशन को डिफाइन किया था। अब रिलेशन से ही हम किस पर आ रहे हैं, फंक्शन पर। यह आपका एक नया टॉपिक है जो कि 11th में नहीं था। अब फंक्शन में इसी में मैंने क्या किया है, जो आपका ए और बी है उसको मैंने एक एरो डायग्राम से शो किया है। ए में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 1,2 है, वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ऐसे ही बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1,2। अब जस्ट इसके ऊपर मैंने फंक्शन के जस्ट नीचे लिखा है f such that a tends to b, f such that a tends to b। ये एरो डायग्राम जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं मैपिंग। इस तरीके से मैपिंग such that f such that a tends to b और 1 किससे रिलेट हो रहा है, 1 से, और 2 भी किससे रिलेट हो रहा है, 2 से। अब फंक्शन, ये मैंने फंक्शन क्यों कहा, ये बात तो आपने रिलेशन में भी देखी थी, मैंने वहां भी एरो डायग्राम आपके बनाई थी। तो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज f such that a tends to b is said to be a function। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। कब, ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये बात ध्यान रखें, क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का एवरी एलिमेंट is correlated to a unique element in B। यूनिक वर्ड लिखा हुआ है,
यानी ए का जो भी जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो बी के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए, कोरिलेट होने चाहिए। उसी कंडीशन में वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो ए में क्या है 1 और 2 है, बी में भी 1 और 2 है, जो हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया है उसमें भी हमारे ऑर्डर पेयर बने हुए हैं। अब देखो 1 किससे रिलेट हो रहा है, 1 से, 2 किससे रिलेट हो रहा है, 2 से। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जैसे कि डेफिनेशन में कहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कोरिलेटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब देखो 1 केवल 1 से ही रिलेट है, 1 किसी और से रिलेट नहीं है। 1 1 से है, 2 2 से है। इसका मतलब ये नहीं है 1 1 से ही होगा या 2 2 से ही होगा। तो यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने इस तरीके के लिया है जो आपको लग रहा है कि 1 1 से होगा। हो सकता है 1 2 से रिलेट हो और 2 1 से रिलेट हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मतलब यहाँ पर यह है सिर्फ कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट के साथ ही रिलेट होना चाहिए। मतलब आपने इनपुट अगर 1 दिया है, कोई भी एक सिंगल वैल्यू दी है, तो उसकी आउटपुट में वैल्यू भी सिंगल ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी वैल्यू हमने रखी और हमें आंसर 2 मिल जाए, यानी कि 2 आउटपुट हमें मिल जाए, वो फंक्शन में काउंट नहीं होगा। जैसे 1 रखने पर 1 भी मिल जाए और 2 भी मिल जाए, ऐसा कोई रिलेशन हो, 1 रखने पर 1 भी मिल जाए और 2 भी मिल जाए, तो रिलेशन में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में ये क्लियर कर दिया है कि एक वैल्यू के लिए हमें इधर एक यूनिक वैल्यू से ही कोरिलेट होना चाहिए। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब इसमें मैंने यहाँ लिखा है ए टेंड्स टू बी। ए हमारा क्या था, डोमेन, डोमेन में पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, डोमेन। और बी हमारा क्या है, कोडोमेन। ये नया वर्ड है, ये आपने नहीं पढ़ा था। बी क्या होगा हमारा, कोडोमेन। लेकिन आपने इससे पहले जो पढ़े थे केवल डोमेन और रेंज पढ़ा था। डोमेन था इनपुट और रेंज था आउटपुट। तो यहाँ पर ए जो डिनोट करेगा, ए के जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन में काउंट होंगे, बी के एलिमेंट कोडोमेन में काउंट होंगे। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था कि बी के एलिमेंट रेंज में काउंट किए थे। अब भी बी के एलिमेंट रेंज में हैं, लेकिन सिर्फ वो एलिमेंट ही रेंज में काउंट होंगे जो किसी ना किसी की प्री इमेज हैं, जो किसी ना किसी की प्री इमेज हैं। अब वो कैसे आते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं उसको। फंक्शन, यहां पर मैंने एक एरो डायग्राम लिया है जिसमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को डिनोट किया गया है। सेट ए में है पी क्यू एंड आर और सेट बी में है ए बी एंड सी। पी से कोरिलेट हो रहा है ए और क्यू से कोरिलेट हो रहा है बी और आर से कोरिलेट हो रहा है सी। और फंक्शन की डेफिनेशन भी यही थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कोरिलेट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पर यूनिक एलिमेंट से पी जो है ए से ही रिलेट है, ऐसा नहीं है कि पी ए से भी हो और बी से भी हो। अगर मैं यहाँ पर पी की इमेज बी से भी कोरिलेट अगर कर देता हूं, इन दैट केस दिस इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन तभी होगा जब पी का एवरी एलिमेंट इज कोरिलेटेड विद अदर सेट। सिंगल एलिमेंट से या यूनिक एलिमेंट से ही कोरिलेट होना चाहिए। इस कंडीशन में ये जो है फंक्शन को डिनोट करेगा। अब एक दूसरा मैंने मैपिंग लिया यहाँ पर, ए बी एलिमेंट सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है कि पी जो है ए से कोरिलेट हो रहा है, क्यू बी से कोरिलेट हो रहा है, लेकिन आर किसी से कोरिलेट नहीं हो रहा है। जबकि कंडीशन क्या है फंक्शन की, एवरी एलिमेंट वर्ड बोला है, तो ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी से कोरिलेट ना हो। यहाँ पर एक एलिमेंट आर ऐसा रह गया जो बी के किसी भी एलिमेंट से कोरिलेट नहीं है। हालांकि बाकी दोनों एलिमेंट एक सिंगल यूनिक एलिमेंट से कोरिलेट है, लेकिन एक एलिमेंट ए में ऐसा रह गया जो किसी भी एलिमेंट के साथ कोरिलेट नहीं है। तो उस कंडीशन में इसको हम फंक्शन नहीं करेंगे, इट इज नॉट ए फंक्शन और इट इज ए फंक्शन। तो फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये होता है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। जो फंक्शन है वो रिलेशन को तो शो करेगा, फंक्शन जो है वो रिलेशन को शो करेगा, क्योंकि रिलेशन से ही क्या बना है, फंक्शन बना है, फंक्शन से रिलेशन नहीं बना। फंक्शन इज ए रिलेशन, ये क्लियर है। लेकिन बट एवरी रिलेशन, जितने भी रिलेशन होते हैं वो फंक्शन नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर हमने कंडीशन ये वाली लगा दी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड या कोरिलेटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। क्योंकि रिलेशन में हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं, इसलिए एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन
बट एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इसका जो सिंबल है वो मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। अब ए और बी क्या थे, आपके सेट थे, और ए में क्या है, एक एलिमेंट है एक्स, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इन दैट केस इस मैपिंग को क्या कहा जाएगा, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ लिखा है, वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखा है। उसका मीन्स ये है वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ए में कौन सा एलिमेंट है, एक्स है, और बी में कौन सा एलिमेंट है, वाई है। उस केस में हम क्या कहेंगे, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब सेट जैसे कनेक्ट होता है रिलेशन से, और रिलेशन किससे कनेक्ट हुआ, फंक्शन से। और अब फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं, कितने टाइप के फंक्शन हो सकते हैं वो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, फिर भी मैं यहाँ पर उनको डिक्टेट कर रहा हूं। पहले एक आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड सो ऑन, और भी है फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस की जो टाइप थे वो आपने 11th में पढ़े थे डिटेल में। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन के और कितने तरीके से फंक्शन को हम लिख सकते हैं। तो उसका सबसे पहला है 1-1 और इंजेक्टिव। फंक्शन का 1-1 और इंजेक्टिव यानी मैपिंग, मैपिंग जो होगी 1-1 और इंजेक्टिव, 1-1 मैपिंग, 1-1 और इंजेक्टिव मैपिंग। If fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2 for all x1, x2 belongs to A. It is a definition या statement of 1-1। अब 1-1 के लिए हम क्या करा, हमने एक सेट A लिया, एक सेट B लिया है, और यहाँ पर आप देखो 1 किसके साथ कोरिलेट हो रहा है, 4 के साथ, और 2 किसके साथ कोरिलेट हो रहा है, 5 के साथ, 3 किसके साथ कोरिलेट हो रहा है, 6 के साथ। 1-1 का मीन्स ही ये है कि एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट यानी सिंगल एलिमेंट के साथ ही कोरिलेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ कोरिलेट हो। तो यहाँ पर ऑन टू में ये मैंने जो लिखा है, यहाँ पर 1 4 से हो रहा है, 2 5 से हो रहा है, 3 6 से हो रहा है, ना तो इसमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है ना इसमें ही कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है, सिंगल एलिमेंट से ही कोरिलेट हो रहा है। उस कंडीशन में जो मैपिंग होती है हमारी, जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या कहा जाएगा, उसको 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव, 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। अब इसी के आगे एक और जोड़ देते हैं, दूसरा एक ऑन टू फंक्शन, ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू में क्या है, ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, जैसे 1-1 का दूसरा नाम था इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, इफ y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट fx इक्वल्स टू y। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑन टू। अब इसको एग्जांपल लेकर के बताते हैं ऑन टू का मीन्स क्या है। ऑन टू का मीन्स ये है, जो स्टेटमेंट में ये कह रहा है, जो हमारा सेकंड सेट था, जो हमारी इमेज आ रही थी, उस इमेज वाले सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी की इमेज ना हो, उस सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो जो किसी की इमेज ना बन रही हो। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को आप देखो, ये अभी हमने बताया था, ये किसकी मैपिंग थी, 1-1 की या इंजेक्टिव की थी। अब हमारा ऑन टू की कंडीशन ये कह रही है कि ये वाला जो सेट है, दूसरा वाला जो सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो, मतलब यहाँ पर लास्ट में कोई एलिमेंट ना लिखा हो जो किसी के साथ रिलेट ना हो या इमेज ना हो किसी की। अगर किसी में मान लो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ या 8 लिख देता हूँ, लेकिन वो 1 2 3 या किसी और एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट यहाँ पर रह गए, तो ये ऑन टू में काउंट नहीं होंगे। ऑन टू में तभी काउंट होंगे जब बी में कोई भी एलिमेंट ना बचे, यानी बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी की इमेज जरूर हो, जो भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज जरूर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑन टू और सर्जेक्टिव। तो ये जो एग्जांपल लिया गया है ये दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है, 1-1 को भी कर रहा है और ऑन टू को भी कर रहा है। 1-1 यानी इंजेक्टिव, 1-1 मीन्स इंजेक्टिव को भी शो कर रहा है, और ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव को भी शो कर रहा है। अब किसी फंक्शन में ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड हो जाती है, 1-1 भी होल्ड हो रहा है और ऑन टू भी होल्ड हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है या कोरिलेटेड है, और सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी की इमेज ना हो,
तो हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया, और दोनों ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो वहां पर एक नया नाम आ जाता है वन वन एंड ऑन टू। वन वन तो था ही और ऑन टू भी था, तो हमने उसको ज्वाइन कर दिया वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, और उसका एक नया नाम दे दिया बाइजेक्टिव। उसका नाम क्या दे दिया, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव जब होगा जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों की प्रॉपर्टी उसमें होल्ड हो रही हो, तब उसका नाम क्या होगा, बाइजेक्टिव। दोनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारा क्या आ जाता है, इनटू। अब यहां पर ऑन टू था, ऑन टू की कंडीशन ये थी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी की इमेज ना हो, और इनटू जस्ट इसका अपोजिट है, इनटू जस्ट इसका अपोजिट है। दैट मींस उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट इज प्रेजेंट विच नॉट हैज ए प्री इमेज, मतलब विच नॉट हैव ए किसी की इमेज नहीं है, वो किसी की इमेज नहीं है, वो हमारा किस में काउंट होगा, इनटू में काउंट होगा। इसी एग्जांपल में जैसे मैंने अभी बताया था, मैं 7 लिख लूं यहाँ पर, या 8 लिख लूं या 9 लिख लूं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट रह गया ये किसी की इमेज नहीं बन रहा है, यानी किसी से भी ये कोरिलेट नहीं है। तो इस टाइप का जो एग्जांपल होगा वो इनटू में आएगा। वो किस में आएगा, इनटू में। और इनटू में आने के बाद ये इस समय जो एग्जांपल मैंने अब जो ले रहा हूं, ये वन वन भी है और इनटू भी है। ये कैसा है, वन वन भी है और इनटू भी है। अब मैं 7 को हटा दूं यहां से, अब यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। वन वन इसलिए है क्योंकि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, और ऑन टू इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी की इमेज ना बना रहा हो, नहीं बन रही हो, तो ये ऑन टू हो गया, इसीलिए इसका नाम बाइजेक्टिव रखा गया। अब इसी में मान लो एक एलिमेंट में दोबारा से मैंने 7 लिख दिया, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख दिया, तो ये हमारा इनटू में काउंट होगा। इनटू की डेफिनेशन यही है कि बी वाले सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, वहां पे एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो, वो हमारा इनटू में काउंट होगा। अब तक आपने जो सीखा वो क्या सीखा, वन वन ऑन टू और वन वन इनटू। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस किसके लिए आ जाता है, मैनी वन, जो मैंने आपको भी डिक्टेट नहीं किया है, उसके नाम से ही वो चीज डिक्टेट हो रही है। मैनी वन का मतलब है एक से ज्यादा इमेज बनना, मैनी वन। जैसे वन एलिमेंट वन के साथ एसोसिएट है, मैनी का मतलब क्या है, एक एलिमेंट एक से एसोसिएट ना होकर के दो से हो सकता है, ज्यादा से हो सकता है, वो मैनी वन में काउंट होगा। तो इसके टाइप कौन कौन से हो गए, सबसे पहला वन वन, फिर ऑन टू, फिर इनटू, वन वन ऑन टू इनटू, फिर वन वन के साथ ऑन टू भी हो सकता है, वन वन के साथ इनटू भी हो सकता है। यही सेम प्रोसेस किसके लिए चलेगा, मैनी वन के लिए, मैनी वन ऑन टू या मैनी वन इनटू। ऑन टू में ध्यान रखेंगे कि बी में कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी की इमेज ना हो, सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, जबकि इनटू में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर रह जाएगा जो किसी न किसी की इमेज नहीं। क्वेश्चन f such that n tends to n and fx equals to x square। फंक्शन आपको गिवन है कि fx क्या है, x स्क्वायर है। आपको ये चेक करके बताना है कि ये फंक्शन वन वन होगा या ऑन टू होगा, और दोनों को मैं अभी डिक्टेट कर चुका हूं कि वन वन कौन से होते हैं और ऑन टू कौन से होते हैं। अभी क्वेश्चन में आप चेक कैसे करेंगे, उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ fx1 equals to fx2, जैसा भी इसमें डेफिनेशन बताया था, तो लेट इफ fx1 equals to fx2। अब fx1 आपको कब मिलेगा, जब x के प्लेस पर आप ये x1 यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी x1 स्क्वायर। सिमिलरली x2 आप पुट करोगे तो मिलेगा x2 स्क्वायर। तो fx1 की वैल्यू हो गई x1 स्क्वायर और fx2 की वैल्यू क्या हो गई, x2 स्क्वायर। इंप्लाइज दैट स्क्वायर हट जाएगा, क्या रहेगा, x1 इक्वल्स टू x2। ये हमारी कंडीशन निकल के आ गई, और ये कंडीशन फॉलो कर रही है किसको, वन वन को, जो मैंने वन वन की अभी आपको बताई थी और उसमें डेफिनेशन भी लिखी थी, वहां भी स्टेटमेंट में क्या था, x1 इक्वल्स टू x2। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ये इंजेक्टिव हो गया या वन वन हो गया। हमने इतना चेक कर लिया, मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया कि ये वन वन है और इंजेक्टिव है। लेकिन ये मैथमेटिकली तो आपने कर लिया, लेकिन अभी भी आपकी समझ में आया नहीं होगा, उसके लिए मैं एरो डायग्राम से अभी आपको बताऊंगा। एन दो सर्किल मैंने बनाए यहाँ पर एरो डायग्राम में, यहाँ पर भी एन लिखा है, यहाँ भी एन लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है एन टेंड्स टू एन, एन टेंड्स टू एन। ये डोमेन में काउंट होगा और ये को डोमेन में काउंट होगा, यहाँ पर लिख दिया। अब एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है एंड सो ऑन।
तो मैंने वही यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे के नंबर मैंने छोड़ दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपका फंक्शन है f(x = x²). प्रैक्टिकली मैं इसको करके बता रहा हूँ। आप 1 यहाँ पे आप पुट कीजिए, आपने रखा f1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपका नंबर है नेक्स्ट 2, तो 2 का क्या होगा स्क्वायर, x² फंक्शन है ना, तो हमें तो जितने नंबर है सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 4 आएगा। नेक्स्ट आपका नंबर है 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर और नंबर भी तो रहेगा, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर में यहाँ भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड सो ऑन आगे तक ये जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 1 केवल 1 से कोरिलेट हो रहा है और 2 किससे कोरिलेट हो रहा है, 4 से हो रहा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और 3 किससे कोरिलेट हो रहा है, 9 से हो रहा है। अब यहाँ बिल्कुल फिगर से या इस एरो डायग्राम से ये बिल्कुल क्लियर विजिबल है कि एक डिजिट जो है एक ही डिजिट के साथ कोरिलेट हो रही है, एक वैल्यू के साथ ही कोरिलेट हो रही है। तो ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है और इंजेक्टिव है। ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो एक 1 के साथ है, 2 2 पे 4 के साथ और 3 9 के साथ, एक सिंगल वैल्यू के साथ कोरिलेट है, तो ये हमारा 1 1 हो गया। प्रैक्टिकली ये क्लियर दिख रहा है। अब बात करते हैं इसमें ऑन टू की। ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि जो सेकंड वाला सेट है आपका, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो। जबकि यहाँ तो एक नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी की इमेज नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 दे रखा, नेचुरल नंबर में 2 आता है हमारा, लेकिन ये किसी की इमेज नहीं है। 3 भी किसी की इमेज नहीं है, 5 भी किसी की इमेज नहीं है, 6 भी किसी की इमेज नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो किसी की इमेज परफॉर्म नहीं कर रही है। तो क्लियर है, ये हमारा ऑन टू भी नहीं है, मतलब सरजेक्टिव भी नहीं है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो भी मैंने यहाँ पर रिटन डाउन कर दिया है। देयर आर सच नंबर्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन मींस ये वाले नंबर्स, विच हैव नो इमेज इन डोमेन, विच हैव नो इमेज इन डोमेन, डोमेन में उसकी कोई इमेज नहीं है। इन एन का मतलब नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, मतलब 3 कोडोमेन में तो आ रहा है, बट देयर इज नो 3 इमेज, इसकी कोई इमेज नहीं है इसमें इन डोमेन। सो एफ इज नॉट ऑन टू और सरजेक्टिव। तो यहाँ से क्लियर हो गया। प्रैक्टिकली भी ये मैंने करके आपको बता दिया, और लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन है उस पर रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी। अब इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम जो आपकी एक्सरसाइज में है वो आपको इटसेल्फ करनी है 1 1 ऑन टू पर, और कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद इसके आगे की जो टाइप है कंपोजिट फंक्शंस हैं या बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।